दी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, यानी कि जो पुराने मुगल प्रोविंस थे उनके बारे में देखते हैं। Among the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, three stand out very prominently. Carved out मतलब to obtain something, ठीक है, कुछ भी मिलना या निकल कर बनना। जैसे कि जो स्टेट्स बने थे 18th सेंचुरी में और स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली मतलब प्रमुख थे, यानी कि 18th सेंचुरी में जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस से जो स्टेट कार्व आउट हुए थे या बने थे उनमें से तीन सबसे मुख्य थे। कौन कौन? अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ये तीन स्टेट जो है सबसे प्रमुख थे। ऑल थ्री स्टेट्स वर फाउंडेड बाय मेंबर ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी। ये तीनों स्टेट कौन कौन से? अवध, बंगाल और हैदराबाद। तीनों किसके द्वारा फाउंड किए गए थे या किसने इसकी स्थापना की थी? हाई हाई मुगल नोबिलिटी के मेंबर थे वो लोग जिन्होंने इसकी इन तीनों स्टेट्स की स्थापना की थी। हु हैड बीन गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंसेस। यहाँ पे गवर्नर का मतलब आप यहाँ पे सूबेदार होगा, ठीक है। जो इन लार्ज प्रोविंसेस के गवर्नर कौन थे? जैसे सादत खान कहाँ का था? अवध का गवर्नर था। मुर्शिद कुली खान बंगाल का गवर्नर था। एंड असफ जा हैदराबाद का गवर्नर था। ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशंस। ये तीनों जो है हाई मनसबदारी पोजीशन इनको ऑक्यूपाइड किए थे, यानी कि दरबार में तीनों को हाई मनसबदारी पोजीशन मिला था। एंड इंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर। और ये इनके ऊपर जो एम्परर थे उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पूरा था, यानी कि पूरा भरोसा और विश्वास था। Both Asaf Jah and Murshid Quli Khan held a Jat rank of 7,000 each, while Sadat Khan Jat was 6,000। जैसे हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य में जो रैंकिंग होती थी वो जाट की न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से होती थी। तो असफ जाह और मुर्शिद कुली खान की जो जाट रैंकिंग थी वो 7,000 थी और जो सादत खान की थी वो 6,000 थी, ठीक है। यानी आसफ जाह और कुली खान की रैंकिंग जो है हायर थी कंपेरिजन किसकी? सादत खान की, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जाट की 6,000 है, इन लोग दोनों की 7,000 है। अब देखते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद क्या था कि जो तीन स्टेट ऐसे है, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद, तो हम हैदराबाद के बारे में देखते हैं। निजाम उल मुल्क असफ जाह, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, was one of the most powerful members at the court of Mughal Emperor फारूक सियार। जो निजाम उल मुल्क असफ जाह था, कब से कब तक रहा? 1724 से 1748 तक। यानी कि हैदराबाद का फाउंडर निजाम उल मुल्क असफ जाह फारूक सियार, एम्परर फारूक सियार के मुगल एम्परर फारूक सियार के कोर्ट के सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक था, ठीक है। कौन? निजाम उल मुल्क असफ जाह, जो कि हैदराबाद स्टेट का फाउंडर था। वो मुगल एम्परर फारूक सियार के कोर्ट में सबसे पावरफुल मेंबर में से एक था। ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध। इंटरेस्टेड मतलब सौंपना। पहले तो उसको अवध की गवर्नर जैसे अवध का गवर्नर बना दिया गया, या हम बोल सकते हैं उसको अवध का गवर्नरशिप उसको सौंप दिया गया। एंड लेटर, और बाद में गिवन चार्ज ऑफ द डेक्कन, बाद में उसको डेक्कन का भी चार्ज दे दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ? एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंसेस ड्यूरिंग 2022 Asaf Jah had already gained control over its political and financial administration। आगे क्या हुआ अब कि जो मुगल गवर्नर था कौन? असफ जाह, वो 1720 से 22 के बीच में डेक्कन प्रोविंस का क्या था? गवर्नर था। तो इस वजह से उसने ऑलरेडी गेन कर लिया था क्या? कि कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि मुगल गवर्नर असफ जाह, निजाम उल मुल्क असफ जाह डेक्कन प्रोविंस का मुगल गवर्नर कब से कब तक था? ड्यूरिंग 1722 यानी कि 1720 से 22 के बीच में असफ जाह डेक्कन प्रोविंस का गवर्नर होने की वजह से, मुगल गवर्नर होने की वजह से उसने जो है अपना ऑलरेडी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लिया था। टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द, टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल, इन द डेक्कन एंड द कंपटीशन अमंग द कोर्ट नोबिलिटी, he gathered power in his hand and became the actual ruler of that region। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने ऑलरेडी देखा कि
मुगल साम्राज्य में जो नोबिलिटी के मेंबर थे उनमें बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था। तो इसने इसका फ़ायदा हुआ क्या कि टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल, यानी कि इन सब्सिक्वेंट इन जो उसकी दरबार में, मुगल के दरबार में जो टर्मोइल हो रहा था उसका उसने सब्सिक्वेंट एडवांटेज लिया, उसका फ़ायदा उठाया इन द डेक्कन एंड कंपटीशन अमंग द कोर्ट नोबिलिटी, और जो कोर्ट की नोबिलिटी के बीच में जो कंपटीशन था उसका भी उसने फ़ायदा उठाया, और उसका परिणाम क्या हुआ, ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड, और फाइनली उसने पावर को अपने हाथ में ले लिया एंड बिकम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन, और उस रीजन का जो है एक्चुअल रूलर बन गया। आगे क्या हुआ, असफ जाह ब्रॉट स्किल सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम नॉर्थर्न इंडिया हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। असफ जाह ने स्किल सोल्जर्स यानी बहुत कुशल सैनिक और एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ से लाए, नॉर्थर्न इंडिया से लाए, नॉर्थ इंडिया से लाए। हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द साउथ, और जो सोल्जर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उन्होंने अपना वेलकम किया कि या स्वागत किया कि उनको साउथ में एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। ही अपॉइंटेड मनसबदार्स, उन्हें उन्होंने मनसबदार जो है अपॉइंट किया एंड ग्रांटेड जागीर्स, और उनको जागीर ग्रांट ग्रांट किया। ऑल्दो ही वाज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्परर, ऑल्दो यानी कि यद्यपि अभी भी वह मुगल एम्परर का एक सर्वेंट था। ही रूल क्वाइट इंडिपेंडेंटली, क्वाइट यानी पूरी तरीके से या काफ़ी हद तक वो जो है रूल जो करता था, जो शासन करता था वो इंडिपेंडेंटली करता था, मतलब आज़ाद में शासन करता था, विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंसेस। यानी कि यद्यपि वो अभी भी मुगल एम्परर का सर्वेंट था बट वो इंडिपेंडेंटली जो है कि रूल करता था। वो ना ही दिल्ली से कोई डायरेक्शन लेता था या कोई निर्देश लेता था, और न ही दिल्ली के जो नवाब थे या जो एम्परर थे उसके किसी भी काम में इंटरफेरेंस करते थे या बाधा डालते थे। द मुगल एम्परर merely confirm द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निजाम उल मुल्क असफ जाह। एम्परर मतलब होता है, सॉरी, मेयरली मतलब होता है केवल, यानी कि जब मुगल एम्परर केवल क्या करते थे कि जो डिसीजन निजाम उल मुल्क असफ जाह द्वारा ऑलरेडी ले लिया जाता था उसको कंफर्म कर देते, कंफर्म मीन उसकी पुष्टि कर देते थे, बस नाम मात्र की। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज कॉन्स्टेंटली इंगेज इन स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट। जो स्टेट ऑफ जो हैदराबाद स्टेट था वो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार इंगेज था किसमें, वो मराठास के विरुद्ध स्ट्रगल कर रहा था किधर, वेस्ट साइड में, एंड विद इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स ऑफ द प्लेटू, और जो प्लेटू के इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ थे उनसे जो है ऑलरेडी ये इंगेज था, उनके साथ मतलब बिजी था, कॉन्स्टेंटली इंगेज था किसमें, स्ट्रगल में, यानी कि वेस्ट साइड में मराठा से जूझ रहा था, यानी कि युद्ध लड़ रहा था उनके अगेंस्ट में, और इधर तेलुगु वॉरियर से। द एम्बिशंस ऑफ द निजाम उल मुल्क असफ जाह to control the rich textile producing area of Coromandel Coast in the east were checked by the British, who were becoming increasingly powerful in that region। जो एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षा या अभिलाषा, जो निजाम उल मुल्क असफ जाह की एम्बिशन थी कि वो जो कोरोमंडल ईस्ट में कोरोमंडल कास्ट का जो कोरोमंडल कास्ट से अटैच्ड या एडजॉइनिंग एरिया जो है, रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है उस पे उसका कंट्रोल हो, तो इसलिए उसने उस पे धावा बोला, बट परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की वजह से वो वहाँ पे जीत नहीं पाया। तो यही यहाँ पे बोलता है कि जो एम्बिशन था निजाम उल मुल्क असफ जाह का कि वो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है कोरोमंडल कास्ट ईस्ट में उसको कंट्रोल करे, बट चेक्ड बाई मतलब रोक दिया गया, किसके द्वारा, द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा रोक दिया गया, हु आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल। इंक्रीजिंगली मतलब धीरे धीरे वो पावरफुल हो रहे थे, उधर बढ़ रहे थे, तो ब्रिटिश के द्वारा उस रीजन में इसको रोक दिया गया, तो उसका एम्बिशन जो है पूरा नहीं हो पाया। तो मैप टू में हम देख लेते हैं कोरोमंडल कास्ट किधर था। दोस्तों ये है कोरोमंडल कास्ट, यहाँ पे ना कोरोमंडल कास्ट यही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि इंक्रीजिंगली जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे पावरफुल हो रहे थे, तो इस वजह से असफ जाह यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया, उसके एम्बिशंस पूरे नहीं हो पाए। अब सोर्स बॉक्स में देखते हैं द निजाम्स आर्मी, निजाम की आर्मी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद पर्सनल ट्रूपर्स इन 1790। ट्रूपर्स मतलब होता है सैनिक, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन मिला है जो हैदराबाद निजाम का एक पर्सनल, निजाम ऑफ हैदराबाद यानी कि हैदराबाद के जो निजाम का एक पर्सनल ट्रूपर था यानी पर्सनल सैनिक था, उसने 1790 में एक डिस्क्रिप्शन दिया था क्या, द निजाम वाज सवारी सवारी ऑफ 400 एलिफेंट, जो निजाम के पास 400 एलिफेंट की सवारी थी। सर थाउजेंड ऑफ हॉर्समैन नियर हिज पर्सन हु रिसीव अपवार्ड हंड्रेड्स रुपीज नॉमिनल पे आर एक्सट्रीमली वेल माउंटेड एंड रिचली कैपरिसन। कैपरिसन का मतलब होता है सजाया हुआ या अलंकृत किया हुआ, यानी कि निजाम के पास
400 हाथियों की सवारी है और उसके आसपास कई हजार हॉर्समैन यानी कि घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत स्किल और अति सुंदर यानी कि कैप्रिसन अति सुंदर सजे हुए सवारों का जो वेतन था, नॉमिनल पे था, कितना था? 100 रुपये से ज्यादा था। अब जैसे हमने हैदराबाद का देख लिया, अब देखते हैं अवध के बारे में। बुरहान उल मुल्क सादत खान was appointed सूबेदार ऑफ अवध इन 1722। जो बुरहान उल मुल्क सादत खान था उसको सूबेदार अपॉइंट किया गया, कहाँ का? अवध का, 1722 में। एंड फाउंडेड अ स्टेट विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। हुआ क्या था कि जो मुगल एम्पायर जब ब्रेकअप हुआ था, यानी उसका जब खंडन हुआ था, जब टूटा था मुगल एम्पायर, उसमें से बहुत सारे स्टेट्स आए थे। जो बहुत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेट इमर्ज हुए थे उनमें से एक ये था, क्या? अवध। अवध वाज अ प्रॉस्परस रीजन। अवध जो है एक प्रॉस्परस रीजन था, कंट्रोलिंग द रिच एलुवियल गंगा प्लेन, क्योंकि अवध में ही जो फर्टाइल गंगा प्लेन का फर्टाइल लैंड आता था, इसी में आता था। एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। और अवध जो है कंट्रोल करता था कि जो ट्रेड रूट है बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल, वो अवध के कंट्रोल में, अवध से होके जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो अवध है, गंगा रिवर यहाँ से जा रही है, मतलब फर्टाइल लैंड जो है इसके कंट्रोल में है। पहला चीज, प्रॉस्परस रीजन क्यों था, हम ये देखते हैं। बंगाल से अगर किसी को जाना होगा नॉर्थ, ये वाला एरिया से पास ही होके, इस वाले एरिया से तो पास होके जाना पड़ेगा ना, इस वाले एरिया से ही पास होके जाना पड़ेगा, तो इसकी कंट्रोल में था ये भी। ठीक है, यानी कि जो अवध था इतना प्रॉस्परस रीजन या समृद्ध रीजन क्यों था? क्योंकि वो गंगा प्लेन का जो फर्टाइल, गंगा का रिवर का जो फर्टाइल लैंड था उसके कंट्रोल में था। और उसके बावजूद जो ट्रेड रूट था नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच में, वो भी इसके कंट्रोल में था। बुरहान उल मुल्क आल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। जो बुरहान उल मुल्क था, उस वो तीनों ऑफिसेस होल्ड करता था। कौन कौन से? सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी, मतलब तीनों यही देखता था। अगर दूसरे वर्ड में हम बोले तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। यानी कि जो बुरहान उल मुल्क सादत खान था, वो उसकी जिम्मेदारी थी क्या? कि प्रोविंस ऑफ अवध के पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स को मैनेज करे। यही है बुरहान उल सादत खान। Burhan ul Mulk tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders, जागीरदार्स, appointed by the Mughals। अब बुरहान उल मुल्क ने क्या किया कि ये कोशिश किया कि जो मुगल का इन्फ्लुएंस है अवध में उसको कम किया जाए। इस वजह से इसने क्या किया, जो नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स थे, यानी जो जागीरदार थे मुगलों के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, उनकी संख्या में इसने कम कर दिया। यानी जो जागीरदारों की संख्या मुगलों ने अपॉइंट किया था उसको इसने कम कर दिया, बहुत सारे जागीरदार को हटा दिया। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर, और तो और उसने जागीर जो उनको ग्रांट किया जाता था उसकी साइज भी उसने कम कर दिया। एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू वैकेंट पोजीशन। और जो वैकेंट पोजीशन था उस पे जो अपने लॉयल सर्वेंट थे, उसके खुद के वफादार सर्वेंट थे, जो विश्वास पात्र थे, उनको अपॉइंट कर दिया। The account of Jagirdar were checked to prevent cheating, and the revenue of all district were reassessed by official appointed by the Nawab's court। Reassess मतलब निर्धारित करना, यानी कि जो अकाउंट था जागीरदार का, जो अकाउंट था वो चेक किया जाता था किसके द्वारा? उसको ऑफिशियल लगे थे, यानी अगर अदर ऑफिसर जो थे उसको चेक करते थे, ताकि टू प्रिवेंट चीटिंग, ये कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। और जो रेवेन्यू था डिस्ट्रिक्ट का उसको रीअसेस किया गया, फिर से निर्धारित किया गया, किसके द्वारा? नवाब कोर्ट के जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे उसके लिए। ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज एंड एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान ऑफ रोहिलखंड। और आगे उसने क्या किया कि उसने अपने राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की फर्टाइल एग्रीकल्चरल जो लैंड थी उनको अपने राज्य में सीज कर लिया, मिला लिया। दी स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स। जो स्टेट था वो पूरी तरीके से लोन प्राप्त करने के लिए जो लोकल बैंकर्स थे, महाजन थे, उन पे डिपेंड था। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स। बिडर्स मतलब बोली लगाने वाले को यहाँ पे बोलते हैं। बिडर्स मतलब होता है बोली लगाना। जो राइट टू कलेक्ट टैक्स था, स्टेट का टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाता था, यानी कि जो हाईएस्ट बिडर होता था उसी को ये अधिकार दिया जाता था। यानी मान लो किसी एक डिस्ट्रिक्ट का टैक्स 3 बोलियां लगी, ठीक है, 3 बोलियां लगी,
एक बोलता है कि एम्परर को देगा मान लो 8,000 कॉइन मंथ में, एक बोल रहा है 7,000 कॉइन, और एक बोलता है वो देगा 9,000 कॉइन। तो जो हाईएस्ट बीडर होगा ये सी, इसी को जो है कि राइट टू कलेक्ट टैक्स दिया जाएगा, यानी अधिक कलेक्ट करने का अधिकार जो है इसी को बेचा जाएगा। दीज रेवेन्यू फार्मर्स इजारदार अग्री टू पे द स्टेट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। यहाँ पे जो रेवेन्यू फार्मर है वो किसको बोला गया, इस बीडर को, यानी कि जो इजारदार होता था उसको बोला गया है, ठीक है। यानी जो इजारदार होता था वो एग्री होता था कि जो स्टेट को एक फिक्स सम ऑफ मनी वो पे करेगा। लोकल बैंकर्स guaranteed the payment of this contracted amount to the state। लोकल बैंकर्स मतलब साहूकार, ठीक है, यानी कि बैंकर का मतलब होता है साहूकार, लोकल यानी कि स्थानीय, जो स्थानीय साहूकार होते थे उनको लोकल बैंकर बोलते हैं। यानी कि लोकल बैंकर स्टेट को कॉन्ट्रैक्ट की इस अमाउंट के भुगतान की गारंटी देते थे, पे करने की गारंटी देते थे। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इंटर्न मतलब दूसरी तरफ, द रेवेन्यू फार्मर यानी वही इजारदार जो थे, और कंसिडरेबल फ्रीडम यानी कि पर्याप्त मात्रा में फ्रीडम, कंसिडरेबल मतलब होता है पर्याप्त। यानी कि दूसरी तरफ क्या हुआ, जो रेवेन्यू फार्मर्स थे उनको टैक्सेस को कलेक्ट करने का, यानी टैक्सेस कलेक्शन का और असेसमेंट में कंसिडरेबल फ्रीडम दे दिया गया, यानी कि काफ़ी जो है छूट दे दी गई। दीज डेवलपमेंट्स अलाउड न्यू सोशल ग्रुप्स लाइक मनी लेंडर एंड बैंकर टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम, समथिंग विच हैड नॉट अकर इन द पास्ट। डेवलपमेंट मतलब परिवर्तन, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना, यानी कि जो इसने चेंज किया, यानी जो उसने चेंजिंग किया क्या, कि जो कंसिडरेबल फ्रीडम उसने दे दिया असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का, तो इससे क्या हुआ कि जो है कुछ इसकी वजह से कुछ नए सोशल ग्रुप जैसे कि मनी लेंडर्स और बैंकर्स, ये जो है जो स्टेट का रेवेन्यू सिस्टम था उसकी मैनेजमेंट को प्रभावित करने लगे, इन्फ्लुएंस करने लगे। समथिंग विच हैड नॉट अकर इन द पास्ट, जो कि कभी पहले पास्ट में कभी नहीं हुआ था। जैसा कि हमने देख लिया हैदराबाद अवध के बारे में, और तीसरा स्टेट जो बचा हुआ है बंगाल। तो बंगाल के बारे में देखते हैं। बंगाल ग्रेजुअली broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the नायब डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। यहाँ पे ब्रोक अवे का मतलब होगा निकल गया, निकलना। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। तो हुआ क्या कि मुगल कंट्रोल जो था वो मुर्शिद कुली खान के अंतर्गत, या मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल कंट्रोल के हाथों से निकल गया, ठीक है। यानी कि मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल कंट्रोल से क्या हुआ, अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान कौन था, हु वाज अपॉइंटेड एज द नायब, जो कि एज ए नायब अपॉइंट किया गया था। नायब यानी कि डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी कि जो प्रोविंस का जो गवर्नर के डिप्टी होते थे। Although never a formal सूबेदार, मुर्शिद कुली खान very quickly ceded all the power that went with that office। ऑल्दो यानी कि यद्यपि जो ये मुर्शिद कुली खान था, एक फॉर्मल सूबेदार, या हम बोल सकते हैं ऑफिशियल सूबेदार कभी नहीं बना था। बट हुआ क्या कि मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीट ऑल द पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस, बट मुर्शिद कुली खान बहुत जल्दी बहुत क्विकली जो है कि उस ऑफिस से, यानी कि इस पद से, यानी कि सूबेदार वाले पद से रिलेटेड या जितने भी पावर थे सबको जो है सीज कर लिया, सबको जो है हथिया लिया। Like the rulers of Hyderabad and Awadh, he also commanded the revenue administration of the state। कमांडेड मतलब अपने बस में करना या अपने कंट्रोल में रखना। तो हैदराबाद और अवध के रूलर के जैसे, हैदराबाद और अवध के रूलरों के जैसे जो ये मुर्शिद कुली खान था, इसने भी अपने स्टेट का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने कंट्रोल में रखा, ठीक है। यानी कि लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, यानी कि हैदराबाद और अवध के रूलर के जैसे जो मुर्शिद कुली खान था उसने भी अपने स्टेट का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कमांड में रखा है, अपने कंट्रोल में रखा। इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर ऑल द मुगल जागीरदार टू ओडिशा एंड ऑर्डर अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल। अब आगे इसने क्या किया कि इसने एक एफर्ट किया या एक प्रयास किया कि जो मुगल का इन्फ्लुएंस है बंगाल में उसको कम किया जाए। देखो जितने लोग भी थे, जितने हमने देखा अवध में भी सेम ही चल रहा था, अवध में भी उसने ट्राई किया कि मुगल के इन्फ्लुएंस को, मुगल शासक थे उनके प्रभाव को कम किया जाए।
क्यों कम किया जाए? क्योंकि ये सत्ता हथियाना चाहते थे, खुद शासन करना चाहते थे। तो सेम एफर्ट इसने भी किया कि बंगाल में मुगल का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इसने जितने भी मुगल जागीरदार थे सबको उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया एंड ऑर्डर अ मेजर रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण, और जो बंगाल का रेवेन्यू था उसको रीअसेसमेंट करने का या पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार। बहुत ज़्यादा कठोरता था, ग्रेट स्ट्रिक्टनेस मतलब बहुत ज़्यादा कठोरता। तो रेवेन्यू जो था सारे जमींदारों से बहुत कठोरता पूर्वक वसूली जाती थी कैश के रूप में। एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम क्या हुआ, मैनी जमींदार हैड टू बारो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लेंडर। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जिनको पैसे जो उधार लेने पड़े, किससे? बैंकर से और मनी लेंडर जो थे। क्योंकि जैसे जमींदार से पैसे मांग रहे, जमींदार के पास उतने पैसे रहेंगे नहीं, क्योंकि इनको जो फिक्स है, जो वीडर था, एक फिक्स अब रेवेन्यू देना पड़ता था। अब इनके पास वो फिक्स रेवेन्यू है नहीं, मे बी फसल ना हुई हो या कुछ और प्रॉब्लम से था नहीं, बट इनको देना पड़ता था। इनको इस वजह से ये दूसरे जमींदार से दूसरे मनी लेंडर से, बैंकर से, जो लोकल होते थे वहाँ के साहूकार सूबेदार, उनसे पैसे लेते थे। दोज अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल दियर लैंड टू लार्जर जमींदार। और जो इनमें से फिर से पे नहीं कर पाते थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो दोज अनेबल टू पे वर फोर्स, यानी कि कुछ तो दे देते थे उधार लेके, बट कुछ ऐसे थे जो नहीं दे पाते थे, तो उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी लैंड जो अपनी जमीन जो है वो बड़े जमींदारों को बेच दें। द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन 18th century, बंगाल therefore led to considerable change among the जमींदार्स। कंसिडरेबल मतलब पर्याप्त है, काफी हद तक। यानी कि इस प्रकार 18th सेंचुरी में बंगाल के एक रीजनल स्टेट बन जाने से जमींदारों में काफी जो है बदलाव आ गए, चेंजेस आ गए। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल was evident in Bengal under the rule of अलीवर्दी खान। यानी कि यहाँ पे जो क्लोज कनेक्शन मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध, यानी कि स्टेट और बैंकर्स के बीच में जो घनिष्ठ संबंध हैदराबाद और अवध में था, वही घनिष्ठ संबंध या क्लोज कनेक्शन अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कब से कब तक थे? 1740 से 1756 तक। ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। यानी कि उस और ड्यूरिंग हिज रेन यानी कि उसके शासनकाल में जो जगत सेठ का बैंकिंग हाउस था वो एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस हो गया, बहुत ही समृद्धशाली हो गया। इफ यू टेक अ बर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट द थ्री कॉमन फीचर्स अमंग दीज स्टेट्स। अगर हम एक बर्ड आई व्यू देखेंगे, बर्ड आई यानी कि ऊपर से अगर तीनों स्टेट्स को हम देखें, तो हम क्या डिटेक्ट करेंगे? तीन कॉमन फीचर इन तीनों स्टेट्स में थे। क्या? फर्स्ट, दो मैनी ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय ईस्ट व्हाइल मुगल नोबल दे वर हाईली सस्पिशियस of some of the administrative system that they had inherited, in particular the जागीरदारी सिस्टम। एस्टवाइल मतलब होता है भूतपूर्व या पहले का, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, सस्पिशियस मतलब संदेह हो, और जागृत इनहेरिटेड मतलब उत्तराधिकार में मिलना। यानी कि इन सारे स्टेट्स को अगर हम एक बर्ड आई व्यू से देखें तो हम कुछ कॉमन फीचर्स जो है इन तीनों स्टेट्स में कुछ कॉमन फीचर दिखाई दे पड़ते हैं। वो क्या? पहला ये कि यद्यपि लार्जर स्टेट्स पुराने मुगल नॉबल्स द्वारा स्टेब्लिश किए गए थे, ये पुराने नॉबल्स द्वारा स्टेब्लिश किए गए थे, तो ठीक है। तो ये नॉबल जो जिन्होंने इनकी स्थापना की थी या जिन्होंने इनको स्टेब्लिश किया था, तो ये नॉबल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के प्रति क्या थे? सस्पिशियस थे, संदेह था इनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के प्रति, जो उन्हें इनहेरिटेड था, यानी कि जो उनको उत्तराधिकार में मिला था। पर्टिकुलरली कौन सा सिस्टम? जागीरदारी सिस्टम के प्रति इनको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था। और सेकंड क्या था? दियर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड, उनका जो टैक्स कलेक्शन का मेथड था ना वो डिफर था, अलग अलग था। rather than relying upon the officers of the state, all three regions contracted with revenue farmers for the collection of revenue। रेजिम मतलब होता है शासन, रेवेन्यू फार्मर जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि जो पैसे जो बिडर होते थे, बोली लगाते थे टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, उनको बोला जाता है। यानी कि रेदर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के ऑफिसर्स पे रिलाई करने के बजाय ये क्या करते थे? ये तीनों रीजन के जो एस्टेब्लिश जो किए थे, जो नावल के लोग थे, यानी जिनका शासन काल था उस पे, ये लोग क्या करते थे कि ये रेवेन्यू फार्मर्स को
कॉन्ट्रैक्ट देते थे उस रीजन का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी thoroughly disapproved of by the Mughals spread all over India in the 18th century। यानी कि जो इजारेदारी का जो सिस्टम था इजारदारी का, वो तीनों स्टेट में चल रहा था। कौन कौन से? अवध, बंगाल और हैदराबाद। और क्या होता है कि जो इजारदारी की जो प्रथा थी वो क्या थी? दोरोली डिसअप्रूव्ड ऑफ ऑफ बाय द मुगल, यानी मुगल लोग उसको डिसअप्रूव कर दिए थे, उससे वो खुश नहीं होते थे, नापसंद करते थे। ये जो है 18 सेंचुरी में पूरे इंडिया में फैल गई। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली। और जो इसका इम्पैक्ट था कंट्री साइड में यानी कि देहात वाले एरिया में, वो कंसिडरेबली जो डिफर करता था, अलग 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 रहता था। द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दीज रीजनल स्टेट्स वाज देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। और जो तीसरा कॉमन फीचर था तीनों स्टेट्स में, वो तीनों रीजनल स्टेट्स में, वो क्या था? देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट, यानी कि उनका जो इतना रिलेशनशिप या इतना संबंध जो इमर्ज हो रहा था, किससे? रिच बैंकर्स और मर्चेंट से। दीज पीपल लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, रिसीव्ड लैंड एज सिक्योरिटी एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रू दियर ओन एजेंट्स। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? जो ये रिच बैंकर्स और मर्चेंट्स थे, ये जो है पैसे उधार देते देते थे किसको? रेवेन्यू फार्मर्स को। रेवेन्यू फार्मर्स कौन होता था? जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, उनको पैसे उधार देते थे और उसके बाद उनसे एज ए सिक्योरिटी क्या लेते थे? लैंड लेते थे, कुछ जो है जमीन का हिस्सा उनसे ले लेते थे। और उस जमीन का हिस्सा लेते थे, उससे जो टैक्सेस थे, उस लैंड का टैक्सेस ये अपने एजेंट के थ्रू कलेक्ट करते थे। यानी कि अगर एक इधर ए है, एक बी है, ठीक है, अब ए के पास इतना लैंड है, ये क्या है? रेवेन्यू फार्मर है, रेवेन्यू फार्मर। और ये क्या है? ये बैंकर है, ठीक है। अब रेवेन्यू फार्मर इस पैसा चाहिए, ये गया इसके पास। अब इसने मान लो 5000 जो भी इसको कॉइन दिया, अब इसके बदले इसको चाहिए जमीन। इसका कुछ पार्ट, इतना पार्ट मान लो इसने एज ए सिक्योरिटी दे दिया बी को। अब इसका इसका रेवेन्यू आएगा अलग से, इसका आएगा अलग से, यानी इसका जो रेवेन्यू रहेगा वो किसके पास चला जाएगा? बी के पास। तो यही होता था उस टाइम, अपने एजेंट से जो रेवेन्यू कलेक्ट कराते थे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट एंड बैंकर्स वर गेनिंग अ स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। स्टेक मतलब शेयर होता है, ठीक है। तो थ्रू आउट इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में जो जो ये रिचेस्ट मर्चेंट और बैंकर थे, ये जो है कि नए पॉलिटिकल ऑर्डर में अपना शेयर जो है गेन कर रहे थे, इनकी हिस्सेदारी हो रही थी पूरा। दी वतन जागीर ऑफ द राजपूत, राजपूतों की वतन जागीर के बारे में देखते हैं। मैनी राजपूत किंग्स particularly those belonging to अंबर एंड जोधपुर had served under the मुगल्स with distinction। डिस्टिंक्शन मतलब होता है विशिष्टता या अंतर, यानी कि वतन जागीर ऑफ राजपूत में क्या होता है कि बहुत सारे राजपूत किंग ऐसे थे पर्टिकुलरली, यानी विशेष रूप से जो अंबर और जोधपुर से बिलोंग कर रहे थे, वो जो है मुगल के शासनकाल में सर्व करते थे बहुत सी डिस्टिंक्शन के साथ, ठीक है। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन दियर वतन जागीर। इन एक्सचेंज मतलब ये मुगलों के प्रति सेवारत रहते, तो इसके एक्सचेंज में इनको क्या रहता था? इनको परमिशन रहती थी कि ये इंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन दियर वतन जागीर, अपने वतन जागीर में कुछ एक काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी जो है इंजॉय कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। इन द 18th सेंचुरी में दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन्स। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। तो क्या इसके बाद क्या हुआ कि 18 सेंचुरी में जो रूलर थे, इन्होंने प्रयास किया अपने जो कंट्रोल था एडजेसेंट रीजन में उसको एक्सटेंड करने के लिए। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। फैक्शन मतलब होता है गुटी, गुटी यानी कि उपद्रवी या फसादी, यानी कि जो रूलर ऑफ जो रूलर थे जोधपुर के रूलर अजीत सिंह थे, वो भी इन्वॉल्व हो गए मुगल कोर्ट की फैक्शनल पॉलिटिक्स में। These influential Rajput families claimed the सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। क्लेम मतलब दावा करना। ये जो इन्फ्लुएंशियल यानी जो ये प्रभावशाली जो ये राजपूत घराने थे, जो राजपूत फैमिलीज थी, इन्होंने रिच प्रोविंस जैसे कि गुजरात और मालवा की सूबेदारी का दावा किया। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जयसिंह ऑफ अंबर वाज गवर्नर ऑफ मालवा। आगे रिजल्ट क्या हुआ कि राजा अजीत सिंह राजा अजीत सिंह को जोधपुर का गवर्नरशिप यानी कि सूबेदारी मिल गई।
राजा अजीत सिंह को जोधपुर की सूबेदारी मिल गई और सवाई राजा जय सिंह को अंबर की सूबेदारी यानी कि मालवा की सूबेदारी मिल गई। सॉरी, जो राजा अजीत सिंह थे वो जोधपुर के थे, ठीक है, यानी जो राजा अजीत सिंह जोधपुर वाले को मिल गई गवर्नरशिप ऑफ गुजरात। गुजरात की गवर्नरशिप किसको मिली? राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर। और मालवा की गवर्नरशिप किसको मिली? सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर। दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांगीर शाह इन 1713। ये जो ऑफिसेज थी फिर से रिन्यू कर दी गई एम्परर जहांगीर द्वारा। कब? एम्परर जहांगीर शाह द्वारा, जहांगीर नहीं जहांगीर शाह इन 1713 में। ठीक है, किसने इनको हटाया या इनके जो इनका जो ऑफिस था उसको रिन्यू कर दिया? जहांगीर शाह इन 1713 में, यानी 1713 में। दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड दियर टेरिटरीज बाय सीजिंग पोर्शन ऑफ इंपेरियल टेरिटरीज नेबरिंग दियर वतन्स। उन्होंने अपने एरिया से अपने वतन के नेबरिंग वाले जो भी शाही इलाके थे उनके कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। नागपुर was conquered and annexed to the house of जोधपुर while अंबर seized large portion of बूंदी। यानी जोधपुर का जो फैमिली थी या जोधपुर के राजघराने ने नागौर को जीत लिया, कॉन्कर कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर। अब सवाई राजा जय सिंह जो थे अपने नई कैपिटल फाउंड की कब? कहाँ पे? जयपुर में। एंड ये आप बोल सकते हैं इसको एस्टेब्लिश किए जयपुर में न्यू कैपिटल। एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। और उसके बाद क्या किया? राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी भी दे दी गई। कब? 1722 में। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion। यानी कि जो राजपूत घराने थे बढ़ते ही जा रहे, धीरे धीरे अपना पावर जो है एक्सटेंड करते जा रहे थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? 1740 से फ्रॉम द 1740 यानी 1740 से क्या हुआ? मराठा थे उन्होंने कैंपेन किया, मुहिम चलाई राजस्थान में, उन्होंने कैंपेन किया। तो इससे क्या हुआ? इन राजघरानों पे प्रेशर आ गया, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया इनकी प्रिंसिपलिटीज पे। चेक यानी कि रोक लग गया उनके फर्दर एक्सपेंशन पे, वो नहीं बढ़ पा रहे थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इधर। मैनी राजपूत चिeftains built a number of fort on hilltops which became center of power। बहुत सारे राजपूत चिफ्टेन ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे फोर्ट बनवाए हिल टॉप पे, जो हिल होती थी उसके टॉप पे। बाद में जो क्या बना? सेंटर ऑफ पावर बना विद एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन। दीज मेजेस्टिक स्ट्रक्चर्स हाउस्ड अर्बन सेंटर्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड अदर बिल्डिंग्स विद एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन। यानी कि बहुत ही एक्सटेंसिव किलेबंदी के साथ या फोर्टिफिकेशन के साथ इसमें क्या होता था? इस मजेस्टिक स्ट्रक्चर में अर्बन सेंटर्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी बिल्डिंगें होती थी। द चित्तौड़गढ़ फोर्ट कंटेन मैनी वाटर बॉडीज वेरिंग फ्रॉम तालाब पॉन्ड्स टू कुंडीज वेल्स बॉयलिज स्टेप वेल्स एक्सेट्रा। यानी जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट था उसमें बहुत सारे वाटर बॉडीज थी, जैसे कि तालाब बड़े साइज के होते थे और जो वेल कुएं होते थे उससे छोटे साइज के, जो स्टेप वेल यानी कि जब बावली जो होती थी वो बावली सबसे छोटी साइज की होती थी। यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनी राजपूत रूलर्स हैड एक्सेप्टेड द sovereignty of the Mughals, but Mewar was the only Rajput state which defied Mughal authority। सुजेरेंटी का मतलब होता है आधिपत्य, डिफाइड का मतलब चुनौती देना। यानी कि बहुत सारे हुआ क्या कि बहुत सारे राजपूत रूलर थे जिन्होंने मुगलों की आधिपत्य को या सुजेरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया। बट जो मेवाड़ के राजपूत, केवल मेवाड़ के राजपूत ऐसे थे जिन्होंने मुगल अथॉरिटी को चुनौती दिया था। राणा प्रताप ascended the throne at मेवाड़ in 1572। तो राणा प्रताप जो थे ascended मतलब कि गद्दी पे बैठना, ठीक है, यहाँ पे आप चढ़ना बोल सकते हो। तो राणा प्रताप जो था थ्रोन पे राजगद्दी पे कब चढ़े? 1572 में मेवाड़ पे विद उदयपुर एंड लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ अंडर हिज कंट्रोल। जब वो गद्दी पे चढ़े थे तो उदयपुर और मेवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा जो था इनके कंट्रोल में था। अ सीरीज ऑफ इनवॉय वर सेंट टू द राणा टू परसुएड हिम टू एक्सेप्ट मुगल सोजरेंटी बट ही स्टूड हिज ग्राउंड। परसुएड का मतलब होता है मनाना, सोजरेंटी यानी आधिपत्य। ठीक है, यानी कि राणा प्रताप जो राणा प्रताप थे
उनके पास जो है कि बहुत सारे मुगल जो दूत होते थे, दूत उस टाइम जो होते थे ना, बहुत सारे दूत उनके पास भेजे गए कि वो मुगल की सत्ता को या मुगल के आधिपत्य को स्वीकार कर ले, लेकिन वे अपने निर्णय पर क्या रहे, स्टूड रहे या दृढ़ रहे। यहाँ पे सोर्स बॉक्स में देखते हैं राजा जय सिंह ऑफ जयपुर। राजा जय सिंह ऑफ जयपुर के बाद जयपुर के जो राजा थे राजा जय सिंह, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जय सिंह इन ए पर्शियन अकाउंट ऑफ 1732। 1732 का एक पर्शियन अकाउंट है, इसमें राजा जय सिंह का डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या? राजा जय सिंह वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पावर। राजा जय सिंह जो अपने पावर की एकदम उच्च उच्च कोटि पे था, यानी कि एकदम हाइट पे था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 ईयर। वह आगरा का गवर्नर 12 साल तक रहा, एंड मालवा फॉर 5 और 6 ईयर, और मालवा का 5 से 6 साल के लिए रहा। ही पोजेस्ड अ लार्ज आर्मी, आर्टिलरी एंड ग्रेट वेल्थ। आर्टिलरी मतलब तोप हो, जो तो तोप खाना, यानी कि उनके पास एक विशाल सेना थी, तोप खाना तथा भारी मात्रा में वेल्थ था। हिज sway extended from Delhi to the banks of the नर्मदा। उनका जो स्वय यानी कि जो उनका प्रभाव था, वो दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ठीक है, जैसे फिगर 4C में देखते हैं जंतर मंतर इन जयपुर। ये जयपुर का जंतर मंतर है। सवाई जय सिंह द रूलर ऑफ अंबर कंस्ट्रक्टेड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, वन ईच इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। जो रूलर ऑफ अंबर था, यानी अंबर का जो रूलर था, सवई राजा जय सिंह, उसने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाए। कहाँ पे? एक दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, एक उज्जैन में, एक मथुरा में और एक वाराणसी में। कॉमनली नोन एज जंतर मंतर, जिसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। दीज ऑब्जर्वेटरीज हैड वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी हेवनली बॉडीज। इन जो ये ऑब्जर्वेटरीज थी ना, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू स्टडी हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी जो होती है उनके बारे में स्टडी करने के। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर, यानी मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर का।